नमस्कार दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी फर्जी प्रधानमंत्री हैं? क्या हरियाणा की महिलाएं अब उन्हें सिर्फ जुमलेबाज प्रधानमंत्री मानती हैं? जम्मू कश्मीर हो या दूसरी किसी भी जगह, हर जगह जनता यही कहती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बी टीम को ही इंसाफ दिलाती है और इंसाफ भाजपा का, मोदी का गुलाम हो गया है। जी हां, आज कमोबेश शब्द यही है। मेरे एक मित्र हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रहे हैं और बड़े जांबाज अफसर रहे हैं, जीपीएस विर्क। वो ऑफिसर जो इस देश में जब तमाम दंगे हुए थे, ऐसे दंगे जिन्हें झेल पाना मुश्किल था और सेना भेजी गई थी, तो उसकी कमान संभाली थी। वो जीपीएस विर्क, कर्नल जीपीएस विर्क ने एक चिट्ठी लिखी है भगवान गणेश को, और उन्होंने लिखा है, द लॉर्ड गणेशा, केयर ऑफ ऑनरेबल श्री डी वाई चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के माध्यम, क्योंकि उन्होंने पूरा देश दुनिया देख रही है कि उन्होंने गणेश जी अपने यहां रखे हुए, और जब गणेश जी रखे हुए हैं तो उन्हीं के जरिए उन्होंने चिट्ठी भेजी और उस चिट्ठी में प्रेयर की है, प्रेयर फॉर जस्टिस फॉर, कि किस तरीके से उसको किया जाए, जस्टिस दिया जाए, कि जिससे हजारों सैनिकों का जो उन्होंने भविष्य बर्बाद किया है मोदी सरकार ने और उनकी सरकार की नीतियों ने, उससे निजात दिलाई जाए। उन्होंने बताया है कि कैसे 2001 में उन्होंने एमएसएमई के तहत अपनी एक कंपनी रजिस्टर कराई थी, नाइट डिटेक्टिव एंड सिक्योरिटी एजेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, और यह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लेटर हेड पर उन्होंने चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में बताया है कि कैसे 2001 से बड़े अच्छे स्मूथली उनकी कंपनी काम कर रही थी, जितने वो सिर्फ रिटायर्ड सैनिकों को नौकरी देते थे और उन्हें रखते थे और उसके जरिए सरकार की सेवा करते थे। बैंकों का पैसा सुरक्षित तरीके से दूसरी जगह ले जाना, उसे शिफ्ट करना, चेस्ट में ले जाना, जो भी काम होते थे वो करते थे। कभी इतना सुरक्षित रहा कि कभी कोई समस्या नहीं आई। और इसको करके, इसके अलावा कहीं जहां एक जांच करनी होती थी, खुफिया जानकारी इकट्ठी करनी होती थी और देनी होती थी, वो भी काम करते थे। तो यानी भारत सरकार की, राज्य सरकारों की वो मदद करते थे। फिर नरेंद्र मोदी सरकार आती है, कर्नल विर्क भी उस सरकार के लिए बाहें फैला देते हैं और उसके लाने के लिए पूरा जोर लगाते हैं, क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स का जो एसोसिएशन है उसके भी वो एक्स सर्विस मैन ऑफिसर्स की जो पेंशन और उसका था, उसके भी अध्यक्ष थे। दिल्ली में धरने पे बैठे, सब कुछ किया। अब सरकार आने के बाद 2018 में, अप्रैल 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक पॉलिसी चेंज करती है और कहती है कैश वैन जो है कि सर्विस जो कंपनियां दे रही हैं, उन कंपनियों की नेटवर्थ 100 करोड़ कम से कम होनी चाहिए, और यदि 100 करोड़ नहीं है तो वो किसी दूसरी बड़ी कंपनी के अंडर में सब पीटी कॉन्ट्रैक्टर का काम कर सकते हैं। यानी काम वही करेंगे, लेकिन पैसा बड़े पूंजीपतियों के पास जाएगा, क्योंकि 100 करोड़ से ऊपर की वर्थ वालों को जाना है। यानी एमएसएमई के तहत जो छोटे छोटे लोगों को रोजगार देने का था, वो तो खत्म हो गया। उनकी कंपनी की नेटवर्थ 30 करोड़ थी, लेकिन उनके पास जो उन्होंने गाड़ियों की शर्त रखी थी कि 300 होनी चाहिए, उनके पास 350 गाड़ियां थी, और वो स्पेशल गाड़ियां होती हैं सिक्योरिटी पर्पज से। वो 300 गाड़ियां बनवाने में ही उनका कितना पैसा लगा होगा, उन्हीं की वर्थ सोच सकते हैं। बहरहाल, अब नेटवर्क जब यह मांगते हैं
तो वो उसे पूरा नहीं कर पाते। छोटा काम करने के लिए होता है तो हरियाणा में भी सरकार आ जाती है बीजेपी की, वो उनके लाइसेंस को रिन्यू नहीं करती। जम्मू कश्मीर से लेकर देश के 18 राज्यों में वो काम करते हैं, लेकिन हरियाणा ही नहीं करता। तो वो अपना गाड़ी लेके निकले कैसे, क्योंकि बीच में तो हरियाणा पड़ेगा। पंजाब से भी चलेंगे तो भी हरियाणा पड़ेगा, चंडीगढ़ से चलेंगे तो भी हरियाणा पड़ेगा। तो स्वाभाविक सी बात है उनका कारोबार ठप हो गया। वो 1,500 पूर्व सैनिकों को रोजगार देते थे और सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, तो पूरे मानकों के मुताबिक मिलता था उन्हें। सारी सोशल सिक्योरिटी मिलती थी जो सरकार की गाइडलाइन होती है। अब उनके पास कोई चारा नहीं रहा, वो तब से लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेके हर किसी से वो गुहार लगा चुके, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यानी नरेंद्र मोदी ने उन पूर्व सैनिकों की भी नौकरी खा ली जिन्हें सरकार तो नौकरी नहीं दे रही थी, यहां कम से कम नौकरी मिल रही थी। तो 1,500 लोगों की नौकरी वो खा गए सीधे सीधे, और कर्नल विर्क उसके लिए लड़ रहे हैं, मगर इंसाफ कहां मिलने वाला है। तो इसीलिए उन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ को, चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है कि गणेश जी को आप ही ये दे दीजिए, शायद गणेश जी ही पूरा कर दे, क्योंकि गणेश जी में इतनी क्षमता है कि वो आपके घर में अकेले में मोदी को ले आते हैं, तो हो सकता है मोदी को दे आ जाए। यह है। दूसरा, आप देखिए, इंसाफ की ही बात करूंगा। चुनाव आता है, अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाती है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार चुनाव प्रचार के लिए बेल दी जाती है अरविंद केजरीवाल को। कहा जाता है वो पार्टी के नेता भी हैं और सब कुछ। वहीं हेमंत सोरेन को नहीं दी जाती, सेम स्टेटस, इवन ज्यादा बड़ा स्टेटस है हेमंत सोरेन का, पुराना बैकग्राउंड भी। क्यों? क्योंकि वो पंजाब में जब प्रचार करेंगे तो कांग्रेस को हरवाएंगे, जहां जहां जिन राज्यों में नहीं है वहां पर प्रचार करेंगे और उनको हरवाएंगे। तो इससे यह बात क्लियर है। अब दूसरी बात पे आता हूं। बेल दे देते हैं इंजीनियर राशिद को, बार बार बेल देते हैं। कौन इंजीनियर राशिद? वही जो आतंकवाद के मामले में गिरफ्तार है, तिहाड़ जेल में बंद है, और उसे बेल देते हैं। वो जाता है, वो कश्मीर में जिस तरीके से हरवाने का काम करता है उन पार्टियों को जिनसे नरेंद्र मोदी नहीं जीत सकते, यानी बी टीम की तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं और उसके जरिए वोट बांटने और सब करने का काम होता है। तो यह खेल होता है लोकसभा में भी, और अब यही खेल विधानसभा में करने के लिए फिर उसे जमानत दे दी गई। यह है। तीसरा, एक सांसद जीता हुआ है उसी की तरह से, अमृतपाल, उसे संसद तक के सत्र में शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाती। सत्र में भी शामिल होने की इंजीनियर राशिद को दी जाती है, उसे नहीं दी जाती। फिर आप देखिए कि यही नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, जो न्याय दिलाने का काम करती है गणेश जी के माध्यम से, वो उमर खालिद, जिनके खिलाफ सब कुछ सारी चीज है, 4 साल से जेल में बंद है, ट्रायल तक नहीं हो रहा है, और जमानत की एप्लीकेशन पे तारीख पर तारीख पर तारीख पर तारीख लगती जा रही है। उस उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट भी जमानत नहीं दे रहा है, हाई कोर्ट भी नहीं दे रहा है, जो लोअर कोर्ट है वो भी नहीं दे रहा है, कहीं से जमानत नहीं। आरोप क्या है? अपराध क्या है? क्या साबित हुआ है? 4 साल में ट्रायल नहीं हुआ, और उसके बाद उस आदमी को बंद किया हुआ है। और कहते हैं, यही चीफ जस्टिस कहते हैं कि सबूत है पर्याप्त अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, पर्याप्त सबूत है इंजीनियर राशिद के खिलाफ, और उमर खालिद के खिलाफ तो सबूत भी नहीं है, फिर भी बंद है। तो यह है, न्याय यूं होता है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि न्याय की दुकान पे
मोदी का ताला लगा है। तो मोदी का ताला लगा है। तो आता हूं, जब लोकसभा चुनाव था तो 100 दिन का एजेंडा नरेंद्र मोदी ने सेट किया था और उस 100 दिन में बड़े जोर शोर से कहा था कि गरीब मध्यम वर्ग को देंगे, लेकिन बजट में उसके लिए कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू, इन्हें आतंकवाद मुक्त करेंगे, कुछ नहीं। 10 साल से सरकार है इनकी, नहीं कर सके, उल्टा बढ़ गया आतंकवाद। कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग हुई और सबके सब हर तरह का अपराध हुआ है। इसके बाद मणिपुर जल रहा है, 500 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन उस पर भी कोई वो नहीं। आज तक वहां मुड़ के जाने की हिम्मत नहीं करी, जिसे कहा था मैं आपका संरक्षक हूं, मैं आपके लिए करूं। इसके बाद अडानी अंबानी के जो घोटाले चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, और घोटालों का मॉडल, सबसे बड़ा मॉडल जो है वो गुजरात मॉडल है। आप देखिए, एक वानगी देता हूं, एक पुल वहां पर बनाया गया 42 करोड़ का, कहा गया ये 100 साल चलेगा। बहरहाल 2 साल में वो पुल ढह गया। अब उसे पूरी तरह तोड़ने के लिए जो ठेका दिया गया वो 52 करोड़ का दिया गया तोड़ने के लिए। अब इसके बाद फिर बनेगा वो खर्चे अलग और खर्चे अलग। बताइए कोई जवाबदेही है क्या? तो उसी तरीके से सेबी की चेयरपर्सन माधवी विज का अपॉइंटमेंट नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर, इनकी चॉइस होती है और उसे जोर शोर से लाते हैं। वो किस तरीके से तमाम कंपनियों से पैसा ले रही थी, किस किस तरीके से भ्रष्टाचार को जन्म दे रही थी, कैसे कैसे क्या कर रही थी और क्या खेल था अडानी अंबानी का इसमें, यह समझ। बहरहाल उस पे तो एक बात थी। अब यह भी खुल के आ गया कि माधवी विज ने अपना जो पैसा करोड़ों रुपया जमा किया अवैध तरीके से, उस पैसे को उसने विदेशी कंपनियों में इन्वेस्ट किया, उन कंपनियों में इन्वेस्ट किया जो अनलिस्टेड हैं और जो असल में चाइना की है। यानी अपना पैसा चाइना में इन्वेस्ट कर रहे, उस चाइना में जिसने हमारी जमीनें दबा रखी हैं, जिससे हमारे देश को, हमारे उद्योगों को खतरा है, रोजगार को खतरा है और तमाम तरह के। तो यह आपके सामने कि यह करने वाली है। बहरहाल उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उस पर भी कोई बात नहीं होगी। परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं, सब कुछ होता है, नीट समेत तमाम, उस पर कुछ नहीं होगा, कोई कार्य योजना नहीं होगी। नई शिक्षा नीति के नाम पे देश को बर्बाद किया जाएगा, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, कैसे बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। बेरोजगारी जिस दर से बढ़ रही है और कहा गया था प्राइवेट कंपनियों सबसे लेके उन पे किया जाएगा, उस पर भी कुछ नहीं हुआ इन 100 दिनों में। तो यानी जान लीजिए बेरोजगारी दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ आज है। इसके बाद भ्रष्टाचार का मॉडल जैसा मैंने बताया, सबसे बड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा लगाई गई जिस दुर्ग पे, उस प्रोजेक्ट पे हजारों करोड़ खर्च हुए और प्रतिमा धाम से गिरी धराशायी, यह स्थिति हुई। और इसके बाद में तमाम हवाई अड्डे गिरे, तमाम सारे जो है और प्रतिमाएं गिरी, और इसके अलावा तमाम छतें गिरी, राम मंदिर टपकने लगा, राम पथ गिर गया, टूट गया, तमाम सड़कें टूट गई, तमाम पुल गिर गए, तमाम कितना क्या सुरंगें ढह गई, जाने क्या क्या हो गया। लाखों करोड़ रुपया सिर्फ इसमें पानी में चला गया, कोई पूछने वाला नहीं। रेल आज सबसे असुरक्षित यात्रा का साधन हो गया है, कहीं पे भी लड़ सकती है, कहीं भी आग लग सकती है, कहीं पर भी कुछ हो सकता है, कहीं डीरेल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई जवाबदेही नहीं। और फिर क्या करते हैं? तो नफरत फैलाने का काम करते हैं, कभी वक्फ बोर्ड के नाम पे, कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम पे। और उसके बाद में जाके क्या कहते हैं, हरियाणा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए, कांग्रेस 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 कांग्रेस
कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कि कांग्रेस अर्बन नक्सल का नया रूप हो गई है। सही बोलना अर्बन नक्सल है तो हम सब अर्बन नक्सल हैं। आरक्षण खत्म कर देगी कांग्रेस। तो साहब आरक्षण इस देश में दिया ही कांग्रेस ने, वो क्या खत्म करेगी? उसने तो बचाया है, आप खत्म करना चाह रहे थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण लिटरल एंट्री है। इसका उदाहरण इस देश के अंदर खाली पड़े दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के जो आरक्षित पद हैं, वो पद खाली पड़े हैं 60%। तो यह उदाहरण है 70%, 80%, इतने पद खाली पड़े, हजारों भर्तियां नहीं हो रही हैं और कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जा रहा है, उसमें आरक्षण नहीं है। तो आप समझिए, इसका एक उदाहरण देता हूं कि चंडीगढ़ नगर निगम में जो 40 करोड़ रुपए महीने का बजट है सैलरी का, उस सैलरी के बजट में सिर्फ 7 करोड़ रुपया परमानेंट एम्प्लॉइज पे जो आरक्षण में आते हैं उन पर खर्च होता है। बाकी 43 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है उन कॉन्ट्रैक्ट वालों पे जिनमें कोई आरक्षण लागू नहीं। यह उदाहरण है और यह सीधे नरेंद्र मोदी, अमित शाह के अंडर आता है। एक चीज। चलिए, इसके बाद कहते हैं कांग्रेस ने किसानों और जवानों को धोखा दिया। तो साहब किसानों और जवानों को, दोनों को धोखा देने का काम तो आपने किया, जिसके कारण किसान 750 किसान वहां शहीद हुआ और अभी शंभू बॉर्डर पे 65 किसान मर चुका है और जाने कितने, सैकड़ों की आंखें चली गई, सैकड़ों और तरह से घायल हैं। बहुत सारी स्थितियां, ये बीभत्स स्थिति आपने की। और जब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राहुल गांधी सदन में उठे तो आप लोगों ने शोर मचाया, सेम सेम। विपक्ष ने श्रद्धांजलि दी, आपने सेम सेम कहा। यह स्थिति थी। इसके बाद में जवानों की जब आप बात करते हैं तो अग्निवीर आपने बनाया है, आपने बर्बाद किया है जवानों के भविष्य को। और इसके बाद में आप कहते हैं कि आप, भाजपा ने किसानों का बोझ खत्म कर दिया। बिल्कुल बोझ खत्म किया है, सारा आमदनी खत्म कर दी, सारी स्थिति है जो डबल करने को कहा था कि डबल हो जाएगी है, वो आधी क्या चौथाई भी नहीं रह गई। और इसके बाद तमाम टैक्स टेरर में आपने उन्हें झोंक दिया है, टैक्स का, जीएसटी का शिकार बना दिया है। इसके बाद कांग्रेस की एक ही नीति चुनाव जीतने के लिए खजाने खाली करती है। तो साहब ये सबसे बड़ा उदाहरण तो आप हैं खजाने खाली करने का चुनाव के लिए। और ये उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में देखे जा सकते हैं कि कैसे आप चुनाव के दौरान में इस तरह के ड्रामे करते हैं, घोषणाएं करते हैं, लोगों को बरगलाते हैं। वह भी देश ने देखा है। फिर आप कहते हैं कांग्रेस सबसे बड़ी बेईमान और धोखेबाज पार्टी और कोई नहीं। तो साहब धोखा भी आपने दिया, चाहे युवाओं से हो, चाहे लड़कियों से हो, चाहे महिला पहलवानों से हो, चाहे किसानों से हो, चाहे कामगारों से हो, चाहे समाज के वर्ग से हो, चाहे समाज में दूसरे और लोगों से हो, एमएसएमई सेक्टर से हो जिसे बर्बाद किया है आपने, जिसके कारण सब खत्म हुआ है। आप तो वफादार हो सिर्फ अदानी अंबानी के। इसके बाद राहुल गांधी को कहते हैं कि राहुल गांधी जो है खटाखट कह रहे थे 8500 रुपया क्यों नहीं दे रहे, तो राहुल गांधी को अपनी जेब से देना था, सरकार में आने पर देना था। सरकार में आप बैठे हो, आप दे दो। वो तो सरकार में नहीं आए, उन्हें तो सरकार नहीं मिली, तो जब सरकार मिलेगी तब यह सवाल भी कर लेंगे। यह स्थिति है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में कहते हैं कि 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर बर्बाद कर दिया। तो साहब जम्मू कश्मीर तो बर्बाद आपने किया है, चाहे आतंकवाद हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे स्कूलों की बर्बादी हो, चाहे लड़कियों के साथ हुई घटनाएं हो, चाहे आतंकी घटनाएं हो, चाहे वहां के लोगों के मरने का आंकड़े हो। और खुद आपके रक्षा मंत्री ने कहा कि वहां पर 85% मुस्लिम मरे हैं, 15% में सारे धर्म और जाति के लोग, यानी आपने उन्हें मौत के मुंह में ढकेला। तो झूठ तो आप बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप यह समझ लो कि झूठ का पुलिंदा, नफरत का पुलिंदा नरेंद्र मोदी है और वही है। भाषा में चेतना होती है तभी तो पता चल रहा है कि आप जो भाषा बोलते रहे हैं
उससे गंदी भाषा और कौन बोलता है। किसी को अर्बन नक्सल बोलेंगे, किसी को खानदानों को गाली देंगे, किसी को आप 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलोगे, किसी को कांग्रेस की विधवा बोलोगे और न जाने क्या क्या बोलोगे, किसी को कपड़ों से पहचानोगे कुछ। तो ये आपके चाल चरित्र, चेहरे को दर्शाता है। इसलिए नरेंद्र मोदी इस देश के लिए पनौती बन चुका है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, हरियाणा की वो महिलाएं कह रही हैं, वो लोग कह रहे हैं जिनके बच्चे आज मौत के मुंह में जा रहे हैं, क्योंकि रोजाना हर घंटे 2 से 3 युवा आत्महत्या कर रहे हैं और हर घंटे 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और बेटियां इसी तरीके से हर घंटे 3 बेटियां आत्महत्या कर रही हैं। बलात्कार और सब में देश नंबर 1 हो गया है, प्रदूषण में नंबर 1 यह नरेंद्र मोदी ने किया है। तो यह नरेंद्र मोदी का चाल चरित्र, चेहरा है। जय